चलिए गाइस, आज हम बात करते हैं अपने मोशन के जो लास्ट टॉपिक्स बचे हैं उनके बारे में। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो इस टॉपिक में हम दो चीजें डिराइव करेंगे, जो है आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि तीन है, और दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है। तो हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था फिजिक्स की, कि पहले हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टाइप पढ़ेंगे। तो हमने पहले लीनियर मोशन पढ़ा था, और अब हम पढ़ेंगे इसमें एक पार्ट सर्कुलर मोशन का जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलिए बात करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक की, जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो चलिए गाइस, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में हम अपनी पोजीशन या अपनी पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे कि हम एक ऐसे हम पहले एक ग्राफ के एक्सिस बनाएंगे। ये आपका हो गया P, ये T। तो इसमें हम अपनी पोजीशन डिराइव करते हैं कि हम कौन सी पोजीशन, मतलब हम कितने डिस्टेंस हमने कवर किया है एक पर्टिकुलर टाइम में। तो जैसे कि आपका ये 0 हो गया, 1 2 3 4, ये आपका टाइम सेकेंड्स में हो गया। ये आपका 10 20 30 40, ये आपका टाइम, वो ये आपका डिस्टेंस मीटर्स में हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ में कैसे डिफाइन या डिराइव होता है। तो इसमें दो टाइप के मोशन हमने पढ़े थे, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ में हम अपनी पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि आप मानिए कि आपकी जो पोजीशन पर यूनिट टाइम में कितनी है। जैसे कि आपने मान लीजिए आपका पहले 1 सेकेंड में आपने 10 मीटर कवर किया, दूसरे में आपने 20 मीटर्स कवर किया, थर्ड सेकंड में आपने 30 मीटर कवर किया, फोर्थ सेकंड में आपने 40 मीटर कवर किया, एंड सो ऑन। तो यह आपकी पोजीशन बता रहा है कि आपने पहले सेकंड में कितना कवर किया, दूसरे सेकंड में कितना कवर किया, तीसरे सेकंड में कितना कवर किया, और फोर्थ सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने पहले सेकंड में 10 मीटर अपना कवर किया, दूसरे सेकंड में हमने 20 मीटर कवर किया, फिर थर्ड सेकंड जो आपका आता है उसमें हमने 30 मीटर्स कवर किया, और फोर्थ सेकंड जो आता है उसमें हमने 40 मीटर्स कवर किया। अब चलिए, अब पहले हम इसे एक डॉट्स की जगह एक सिंगल लाइन ले लेते हैं। ये आपका 10 मीटर पे, ये आपका सेकंड 20, 30 थर्ड, एंड 44 4 ऐसे ऐसे। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन से, ये कर्व नहीं है एक्चुअली, स्ट्रेट ही है। तो अब हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन में है, तो मतलब ये पहले 10 सेकंड में 1 सेकंड में 10 मीटर कवर कर रही है, सेकंड सेकंड में 20 मीटर्स कवर कर रही है, और थर्ड सेकंड में 30 मीटर्स, फोर्थ सेकंड में 40 मीटर्स। तो आपका ये एक यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे कि हर एक सेकंड में 10 मीटर्स पर 10 मीटर्स, आपकी हर एक सेकंड में 10 मीटर्स कवर कर रही है। तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन हुआ। जैसे कि फर्स्ट सेकंड में आपने 10 मीटर कवर किया, सेकंड सेकंड में 20 मीटर्स कवर किया, थर्ड सेकंड में 30 मीटर्स कवर किया, और फोर्थ सेकंड में 40 मीटर्स कवर किया। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि आपका जो स्पीड आ रही है, या हाँ, आपकी जो स्पीड आ रही है वो आपकी 10 मीटर्स पर सेकंड आ रही है हर एक में। जैसे कि आपका सेकंड सेकंड में 20 मीटर्स कवर हुआ, तो 20/2 इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड आपका इसमें है। 30/3 इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड आपका थर्ड सेकंड में भी है, और 40/4 यही आपका
40/4 विच इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड, वो भी आपका 10 मीटर्स पर सेकेंड स्पीड है। तो आपकी स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए आपकी यूनिफॉर्म मोशन में है। और ये आपका स्लोप है, तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन में हुआ। स्लोप मतलब हम इसे कहते हैं, जैसे कि हम माउंटेन की चढ़ाई करते हैं तो वैसे उसी टाइप का ये स्लोप है। तो हम जब अगर आपकी स्ट्रेट लाइन होती है तो हम उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, कि हम यूनिफॉर्म मोशन में है। और ये स्लोप आपका ये भी बताता है कि आपकी स्पीड ज़्यादा है या कम। मतलब किसी दो बॉडीज में अगर आपको अपना कंपेयर करना है कि आपकी स्पीड कितनी है या किसकी स्पीड ज़्यादा है, तो आप इससे स्लोप से आप पता कर सकते हैं। जैसे कि आपका पहले सेकंड में 20 मीटर्स कवर होता है, सेकंड में 40 मीटर्स, हमारा यहाँ पे टाइम ग्राफ खत्म, वो 40 मीटर्स के बाद खत्म हो जाता है। तो हम पहले इसे ज्वाइन करके देखते हैं। तो आप स्लोप से पता कर सकते हैं कि आप स्पीड आप किसकी ज़्यादा है। दोनों यूनिफॉर्म मोशन में है, देखिए फर्स्ट सेकंड में 20 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड हो गई। उसके बाद आपका 40 सेकंड में होता है, तो 40/2 इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकंड आपकी सेकंड ये हो गया। तो आपकी है स्ट्रेट लाइन में, तो फिर आपका ये 20 मीटर्स पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड है। लेकिन अगर इसका स्लोप ज़्यादा है, जैसे हम माउंटेन्स में होता है जिसका स्लोप कम होता है वो इजी होता है चढ़ने के लिए, उसका ही कम होता है। वैसे जिसका स्लोप ज़्यादा होता है उसका ही आपका टाइम, तो जिसका जितना ज़्यादा स्लोप होगा उसका उतना ही स्पीड ज़्यादा होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ, आपका एक पोजीशन टाइम ग्राफ आता है, तो इस पोजीशन टाइम ग्राफ में जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा होता है वही स्लोप जिसका सबसे ज़्यादा होता है, जिसका स्लोप सबसे ग्रेटर होता है, वो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। अगर चलिए आप इसे ये देख सकते हैं, अगर स्लोप ज़्यादा होगा तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात। और आप ये भी कह सकते हैं स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड इन पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये ग्राफ आपका कहलाता है पोजीशन टाइम ग्राफ, या आप इसे ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आप इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जगह आप डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। तो आपका तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ में कुछ नहीं, बस आपकी पोजीशन डिस्क्राइब करती है। तो इसके बाद अब बात करते हैं अपने नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप मान लीजिए कि आपका जो ये डिस्टेंस है, पहले सेकंड में आप हम इसे डिवाइड कर लेते हैं 5 में, 15, 25, 35। चलिए इसे क्लियरली लिख लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो मैंने अभी कहा था कि अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अब 5 में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले हमने इसमें फर्स्ट सेकंड में हमने 10 मीटर्स कवर किया, उसके बाद सेकंड में हमने 15 मीटर्स कवर किया जो कि इधर है। फिर हमने थर्ड सेकंड में 30 मीटर्स कवर किया, उसके बाद फोर्थ सेकंड में 35। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही है, या आपकी पहले इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई। इसका मतलब ये है कि आप पहले आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही थी, फिर आपकी स्लोप कम हुआ तो आपकी स्पीड डिक्रीज हो गई। उसके बाद फिर आपने पिकअप किया, उसके बाद आपकी स्पीड इंक्रीज हुई, लेकिन उसके बाद आपने जब 4 सेकंड में 35 सेकंड कवर किया तो आपका स्लोप वापस कम हो गया, मतलब आपकी स्पीड वापस कम हो गई। तो आपकी स्पीड बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। तो आपका ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आए, क्योंकि आप एक कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चल रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के हिसाब से। तो ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ काफ़ी इजी बना देता है कि किसी दो ऑब्जेक्ट के स्पीड को कंपेयर करना कि कौन सा ज़्यादा है और कौन सा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्क्राइब काफ़ी अच्छे से कर देता है।
तो ये तो आपका हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ का। अब आपका दूसरा आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो उसमें आप एक ऑब्जेक्ट लीजिए जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, फिर वो एक्सेलरेट करी, तो एक्सेलरेशन के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी जो आई वो आई मान लीजिए v। तो यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन हो गया ये हो गया a। तो आपका जो ये जितना एक्सेलरेट होने में टाइम लगा वो मान लीजिए आप t, और जितनी डिस्टेंस कवर हुई एक्सेलरेशन में आप उसे मान लीजिए s, या डिस्प्लेसमेंट s मान लीजिए। तो अब इससे हम डिराइव करते हैं अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मान लीजिए आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी का जो पॉइंट था उसे मान लीजिए a, और जो इसका जो पॉइंट आया उसे मान लीजिए b। तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब हम v और u को जब हम मार्क करेंगे तो इन दोनों को सेम पॉइंट से मार्क करेंगे। तो अब पहले चलिए अब साइड में बनाते हैं। तो अब आपने एक ये लिया, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया वेलोसिटी का, ये आपका आ गया t, तो ये आपका v आ गया। तो अब मान लीजिए आपका इनिशियल वेलोसिटी, आप एक ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए जो आपका आ गया इनिशियल वेलोसिटी a, जो आपका आ गया ये u। तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक तो हम अपनी वेलोसिटी बता सकते हैं कि कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि कैसे पता चलता है। तो आपका ये ऐसे पता चलता है, मान लीजिए आपने पहले एक्सेलरेट हुए, आप यहाँ पर आके रुक गए, मतलब यहाँ पर आके एक्सेलरेट होना बंद हो गया, उसके बाद आप वापस सीधे चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे इतने हिस्से के लिए यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर आप उसके बाद फिर वापस स्पीड कम हो रही है तो मतलब आप डी एक्सेलरेट कर रहे हैं, आप यहाँ पे वेलोसिटी सेम नहीं है। तो वेलोसिटी आपकी तब चेंज होती है जब, चलिए अभी इस पे बाद में बात करते हैं। तो आप पहले चलिए वेलोसिटी बता देता हूँ कि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट अगर है तो वेलोसिटी जब चेंज होती है या तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं उस पर, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, या दूसरा जब वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। क्योंकि वेलोसिटी जो है वो लिंक्ड है कहीं ना कहीं डायरेक्शन से। ऐसा क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का आपका जो फॉर्मूला आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो आपका होता है वो आपका डायरेक्शन पे ही डिपेंडेंट है। वो एक शॉर्टेस्ट रूट होता है बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन विद द डायरेक्शन। तो उसमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई होती है। तो वेलोसिटी निकालते वक्त हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रखते हैं, तो इसलिए वेलोसिटी भी डायरेक्शन से लिंक्ड है। तो आप जब अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं तो मतलब आपकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि आप एक ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, उसके आपने तुरंत से डायरेक्शन चेंज करी, तो आपकी जो यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही थी वो तुरंत से चेंज हुई, और आपने फिर ब्रेक्स अप्लाई कर कर आप वापस यहाँ पे एक्सेलरेट हुए। तो इसका मतलब ये है कि जब डायरेक्शन चेंज होती है तो आप एक्सेलरेशन में भी होते हैं, तो आपकी वहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी पहले वेलोसिटी चेंज हुई, उसके बाद फिर आप यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में आए, फिर आप वापस डी एक्सेलरेट हुए, तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी भी चेंज हुई क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दी। आप पहले अपवर्ड्स जा रहे थे, उसके बाद आप राइटवर्ड्स गए, उसके बाद वापस डाउनवर्ड्स गए, तो यहाँ पे आपकी यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर तीनों पे आपकी डायरेक्शन चेंज हुई, तो इसलिए आपकी वेलोसिटी भी चेंज हुई। तो अब इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी आ जाता है कि आप अगर इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर गए, यहाँ बस इतने हिस्से के लिए आप यूनिफॉर्म मोशन पे है, इतने हिस्से पे आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे है। तो अब चलिए बात करते हैं जो मैंने आप, और इससे हम हाँ एक और चीज निकाल सकते हैं, वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। काफी इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन अभी हम इसमें से निकालना सीखेंगे और फिर उन सबको हम एक जगह लिखेंगे, और इस वीडियो में मैं आपको हर एक फॉर्मूला जो पूरे इस चैप्टर में है
वो सब यहाँ पर मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा, तो आप उसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए एज अ नोट्स, जैसे कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी काम आएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उससे हम वो आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे आएंगे। तो आपने मान लिया कि यहाँ पे पॉइंट ले लिया विच इज u, आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। तो आपने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया t, क्योंकि आपकी जो एक्सेलरेशन जो हुआ था फॉर टाइम t, तो आपने यहाँ पर अपना t ले लिया, ये आपका टाइम, ये आपका टाइम का हो गया, आप इसे y एक्सेस भी ले सकते हैं। तो आपने अपना यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया t। उसके बाद फिर u ऑफ फिर t, आपका वेलोसिटी आपकी इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, तो आपने यहाँ पर अपना इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर आपने एक पॉइंट ले लिया v, क्योंकि मैंने बताया था कि हम यहाँ पर जो पॉइंट ले रहे हैं वो हम उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी लेंगे। तो हमने इसमें ले लिया b, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी हुई एक्सेलरेशन के बाद। तो चलिए अब अभी हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। उसके बाद फिर हम उसे t से ज्वाइन कर देते हैं। हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी जो हमने ले लिया c, और ये आपका हो गया o। तो अब चलिए बात करते हैं अपने पहले इक्वेशन ऑफ मोशन के निकालने की। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से निकलेगा। जो आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो आपका एक्सेलरेशन से निकलेगा। अब एक्सेलरेशन से के फॉर्मूले से निकलेगा, जैसे कि आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो अब इसे हम मिटा देते हैं। अब लिखते हैं a इज इक्वल टू आपका v क्या था b, और यहां पर हमने इसे t की जगह हमने ले लिया d। ठीक है, तो हमने ले लिया, तो आपका फाइनल वेलोसिटी जो आई है वो आपकी आई है बी डी माइनस, अब आपका ये आ जाता है u, जो है आपका ए ओ अपॉन टी, जो आपका है ओ डी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि a इज इक्वल टू बी डी माइनस ए ओ अपॉन ओ डी, ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया। अब ऐसा क्यों आया, इसका रीजन ये है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। ठीक है, तो आपका v था बी डी, जो हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद आपका आता है ए ओ, हमने ये भी लिखा है क्योंकि v माइनस यू हो गया अपॉन टी, आपका t था o और d, तो आपका o और d यहाँ पर आ गया, तो आपका प्योर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। तो आपका a इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पर देखिएगा v माइनस आपका, फिर ये बी डी की जगह हम v लिखेंगे, v ए ओ की जगह u, v माइनस यू अपॉन ओ डी के अपॉन टी। तो हम काफी करीब हैं अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो हम फिर इधर ले जाएंगे t को उधर, फिर v माइनस यू बचेगा, फिर हम u को उधर ले जाएंगे, तो आपका आ जाएगा u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। आप उसे और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, आपके दोनों ही सही हैं। तो आपका ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकल आया। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कि वो कैसे निकलेगा। तो हम इसी से निकालेंगे। जैसे कि हम पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो आपका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका इसके एरिया से निकलेगा, इन दोनों के
एरिया से निकलेगा। ये मैंने ए बी इसलिए लिखा है क्योंकि अभी आपको इसका एरिया से आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकलेगा, तो आपका पहला ट्रेपीजियम है तो उसके फॉर्मूले से निकलेगा, लेकिन आपका जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो पहला आपका जो रेक्टेंगल है उसके फॉर्मूले से निकलेगा। उसके बाद आपका जो ट्राइंगल है उसको उसके एरिया को उसका एरिया निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों को प्लस करके आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकलेगा। तो इसका जो एरिया है वो आपका बताएगा डिस्प्लेसमेंट, कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो अब इससे हम निकालते हैं S इज इक्वल टू एरिया ऑफ, अब इसका एरिया आपका निकलेगा ट्रेपीजियम से, तो आपका ट्रेपीजियम का नंबरिंग क्या है या अल्फाबेटिकली AODB, तो आपका आ गया ट्रेपीजियम की हमने पहले शेप बनाई AODB, या आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की। कैसे निकलेगा, तो आपने S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब इसकी पैरेलल साइड्स क्या है, जो दो परपेंडिकुलर साइड्स होंगी इसकी, वो आपका आ गया पैरेलल साइड्स। तो आपका AO आपका पहला पैरेलल साइड हो गया, प्लस ये आपका BD जो है वो आपका दूसरा पैरेलल साइड हो गया, और इनटू हाइट भी होता है। तो हाइट में आप क्या लेंगे, हाइट में आपका आ जाएगा OD, क्योंकि आपका ये आपके पैरेलल साइड्स आ गया, तो आपका ये आपका एरिया ऐसे निकलता है ट्रेपीजियम। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो आपका ये दोनों सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अगर आप इसे ऐसे देखेंगे तो ये आपका कुछ ऐसे आता है। तो अगर आपने 8th क्लास में मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि हम ऐसे पैरेलल साइड्स आपकी ये हो जाती हैं, तो उसका पैरेलल साइड और आपकी हाइट हो जाती है ये, एल्टीट्यूड भी हम जिसे कहते हैं। तो आपकी हाइट क्या है इसके हिसाब से, अगर आप इसे टेढ़ा कर दो तो आप इसे ऐसी शेप आ जाएगी, तो इसकी हाइट आपकी ये हुई। तो आपकी ये जो हाइट है वो है OD। चलिए अब बात करते हैं S इज इक्वल टू 1/2 AO प्लस BD। अब AO क्या है आपका U, प्लस BD क्या है आपका V, और OD आपका क्या है T। तो हम पहले T की वैल्यू निकालने के लिए हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। तो हम T को इधर ले जाएंगे और A को इधर ले जाएंगे, तो आपका क्या आएगा, T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A आ गया। अब हम T की वैल्यू की जगह अब हम लिख देंगे V माइनस U अपॉन A। तो आप जैसे कि देख रहे होंगे, आप इसे इंटरचेंज कर लीजिए, जैसे कि आपको आसानी हो जाएगी, V प्लस यू कर दीजिए। तो आपको A माइनस बी ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से लग रहा होगा, जैसे कि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो था कि V प्लस यू V माइनस यू, तो आपका V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ सकता है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि A यहाँ पर है, तो हमें A यहाँ पर या A हमें यहाँ पर इसे हटाना होगा। तो हटाने के लिए हम A को इधर ले जाएंगे, डिवीजन में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो AS इज इक्वल टू 1/2 V प्लस यू V माइनस यू। तो हम काफी करीब है अपने आंसर के, तो हम इधर लेंगे AS इज इक्वल टू 1/2, तो हम इधर 2 इधर ले आएंगे, तो 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब तो काफी इजी हो चुका है आपके लिए कि आप भी इसे निकाल लेंगे। तो आपका 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो हम यू स्क्वायर इधर ले जाएंगे, तो यू स्क्वायर प्लस 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर, और V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
तो आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये आपका आ गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से। आपका ये इसकी जगह आप ये लिख लीजिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पूरी निकल आई है। तो आपकी ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप इसे पॉज करके। तो अब चलिए बात करते हैं अपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब इसे मिटा देते हैं। तो अब चलिए इसे भी मिटा ही देते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया से था वो ऐसे ही निकलेगा। तो आपका जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी आपका ऐसे ही निकलेगा। आप क्या करेंगे, S इज इक्वल टू आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को हम दो पार्ट में कर लेंगे। जैसे कि आपने 8th क्लास के मैथ्स में पढ़ा ही होगा कि अब जब आपको ये एल्टीट्यूड नहीं पता, ऑल्टीट्यूड नहीं पता होता है, तो आप या तो ऑल्टीट्यूड पता भी होता है तो आप क्या करते हैं, ट्रेपीजियम को टू पार्ट्स में कर लेते हैं। आपका ये जैसे ट्रेपीजियम है, आप ये टू पार्ट्स में करना ज्यादा सेफ समझते हैं, काफी इजी समझते हैं कि आपका ये पहले तो ट्राइंगल आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका रेक्टेंगल आ जाएगा। दोनों की फॉर्मूला आपको पता होगा, तो आप इसमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला अलग तरीके से निकालेंगे, ट्राइंगल का अलग तरीके से निकाल के दोनों को प्लस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो हम इसमें यही करेंगे कि हम पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका आ गया AO, अरे आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका आ जाएगा AODB। AODB। अब फिर आपको प्लस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपका ट्राइंगल का एरिया होगा ABC। ABC आप ले लीजिए, AB एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका आ गया ट्राइंगल ABC से। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं आपका ये ट्राइंगल आ गया, जैसे हमने B नाम दे दिया जैसे A। तो आप चलिए अब बात करते हैं अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की। तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो हम इधर लेंगे आपका U आपका लेंथ हो गया और T आपका ब्रेथ हो गया। तो U और T थोड़ा सा दूर लिखते हैं। और उसके बाद हम प्लस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपका होता है 1/2 इंटू हाइट, 1/2 इंटू लेंथ इंटू हाइट। आप जो भी लेना चाहें आप वो ले सकते हैं। तो हमने इधर ये लिया, तो आपका पहला ये आ गया AC, जो आपका AC बराबर है T। आपका जो ये AC है आपका AC, ये आपका आ गया T इक्वल्स टू T। उसके बाद आप यहाँ पे प्लस करेंगे BC को, यहाँ पे इंटू करेंगे BC को, क्योंकि आपका ये हाइट हो गया और ये आपका नीचे का आप लेंथ ले लीजिए। बेस होता है वैसे तो, खैर बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन आप बेस आपका यही हुआ तो आपका बेस T हो गया। अब आपको निकालनी है हाइट BC। तो आप या तो इसे या तो हाँ आप इसे ही बेस लेंगे और इसको हाइट, तो आप इसका हाइट आप ले लीजिए T, या बेस हो गया आपका BC। तो कुछ भी ले सकते हैं आप। तो आप BC में अब आपको वैल्यू निकालनी है, तो आपका BC ऑटोमेटिकली आपका A हो जाता है, जो कि है एक्सेलरेशन। इसका रीजन मैं बताता हूं कि जब इनिशियल वेलोसिटी u थी और तब आप जब एक्सेलरेट हुए तब आपकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो जब आप एक्सेलरेशन में बढ़े, ये आपका एक्सेलरेशन का पॉइंट है, जब आप u वेलोसिटी से चल रहे थे तो आप इतना जब एक्सेलरेट हुए तब आपकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई, क्योंकि u प्लस a आपका हो गया इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन।
तो आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो हम इसकी जो वैल्यू होगी तो हम उसकी हम फॉर्मूला से उसके एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से निकालेंगे a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो आप पहले ये देखिए कि आप ये भी कर सकते हैं, a की वैल्यू निकालने के लिए आप v में से u माइनस कर सकते हैं, v माइनस यू। तो हमें इससे एक सिमिलर आंसर लेना है, इससे सिमिलर क्या, आपको इसके इक्वल आंसर लेना है कि आप इसकी जगह दूसरी वैल्यू लें लेकिन उन दोनों की वैल्यू सेम हो। तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। हम इधर क्या करेंगे, हम इधर t को उधर इधर ले जाएंगे, तो आपका आ जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो आपकी ए टी की वैल्यू जो हो गई वो आपकी इक्वल्स टू हो गई v माइनस यू की। तो हम यहां पर ए टी ले लेंगे, बी सी की जगह हम ए टी ले लेंगे। तो हम अपने आंसर के काफी करीब पहुंच चुके, काफी करीब। तो आपका एस ऐसे ही रहेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 टी टी ए टी स्क्वायर टाइम्स ए टी स्क्वायर। तो आपका आ गया ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपने देखा होगा कि वर्सेस वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में आप थर्ड इक्वेशन वो आप थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो भी काफी आसानी से निकाल सकते हैं, और अपना आप डिस्प्लेसमेंट और भी निकाल सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन कब हो रहा है, एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन कब हो रहा है। तो आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से काफी अच्छी तरीके से ये सब डिराइव कर सकते हैं, और ये काफ़ी इजी भी है। आप काफ़ी इसे मतलब आप इसे डिफ़िकल्ट मत समझिएगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब हमने अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पूरा कर लिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या कवर कर लिया है इस टॉपिक में, या अगर इसमें कुछ कमी रह गई है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरी 3 वीडियो अभी अपलोड हो चुकी है फिजिक्स की, और फिजिक्स की मेरी कल वीडियो अपलोड हुई थी, तो आप उसे प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। और उनसे पहले 2 वीडियोस और फिजिक्स की अपलोड हुई थी, तो उन तीनों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो अब चलिए बात करते हैं हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम या आप इसे लिख सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता ही हूं, मैं मोशन से रिलेटेड जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए वो सारे न्यूमेरिकल्स पहले आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा by using equations of motion, by using the formula of velocity, acceleration, इन सब के फॉर्मूला यूज़ करने के बाद फिर मैं आपको फिर थोड़े क्वेश्चंस भी दूंगा सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप वो करें तो उसके जो आंसर हो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में सॉरी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं हमने इसमें क्या क्या सीखा। तो आपने पोजीशन टाइम ग्राफ के डिस्टेंस टाइम ग्राफ सीखा, उसमें आप यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने बताया कैसे निकलता है, और डिस्टेंस हम कैसे निकालें वो भी सेम रहता है, उसका एरिया आप निकाल सकते हैं उसके एरिया से। और हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हुए चलें तो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में काफ़ी कुछ सीखा एज कंपेयर टू पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आप एरो ये जो आपका डैश है आप उसकी जगह वर्सेस भी यूज कर सकते हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो आप इसमें बात करते हैं हमने जो सीखा, हमने पहले 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, फिर आपका दूसरा आ जाता है हाउ टू आइडेंटिफाई
if body is accelerating or uniform or is in uniform motion। और हमने फिर इसमें यही पढ़ा, उसके हमने दिखाया कि हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। हमने इसमें पढ़ा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्लोप की स्पीड डिपेंड्स ऑन स्लोप। उसके बाद हमने पढ़ा हाउ टू फाइंड डिस्टेंस। तो हमने ये सब पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पढ़ा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने ये चीज पढ़ी। अब चलिए इसके बाद बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, जो मेरी सबसे पहली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम इसमें 2 टाइप के मोशन पढ़ेंगे। वैसे तो 4 टाइप्स के होते हैं, लीनियर, रोटेटरी, ऑसिलेटरी एंड सर्कुलर मोशन। तो मैंने आपको बताया था कि हम लीनियर मोशन पढ़ेंगे। तो हमने लीनियर मोशन काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि उसके कौन कौन से क्या क्या टर्म्स होते हैं रेट को मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन में। और उसके बाद फिर मैंने ये भी बताया था कि हम इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे। तो उसमें अब चलिए बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हुए अगर मैं कहूं तो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, मैंने आपको पिछले सबसे पहली वीडियो में बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जो अगर हम आपका एक सर्कुलर पाथ है, अगर हम सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसे उसके सर्कमफेरेंस पे अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं, अगर कवर कर रहे हैं, तो आप हैं सर्कुलर मोशन में। अगर आप जानना चाहते हैं कि सर्कुलर मोशन रोटेटरी मोशन में क्या डिफरेंस होता है, तो आप मेरी पहली वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया कि सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने बताया कि सर्कुलर मोशन आपका ये होता है कि आप किसी भी सर्कुलर पाथ के आप सर्कमफेरेंस पे अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप यूनिफॉर्म मोशन में हैं। तो यूनिफॉर्म मतलब सर्कुलर मोशन में है। तो इसमें हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका क्या इसमें ये आता है कि अगर आप सेम रेट से या सेम रेट से तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि स्पीड या हमारी जो वेलोसिटी है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। अगर हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो हम अगर सर्कुलर मोशन में हैं तो आप ये समझिएगा हम एक्सेलरेशन में हैं। अगर आप सर्कुलर मोशन में हैं तो आप समझिएगा यू आर इन एक्सेलरेशन। और दूसरी बात आपकी वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो अगर आप सर्कुलर मोशन में हैं तो आप ये 2 बातें ध्यान में रखिएगा कि आप एक्सेलरेशन में हैं, और दूसरी बात आपकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, मतलब लगातार चेंज हो रही है। तो सर्कुलर मोशन में हमें ये तो पता चल गया कि हम एक्सेलरेशन में हैं और वेलोसिटी हमारी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। तो अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर हम देखें तो हम
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम एक सेम रेट ऑफ एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहे हैं। मतलब अगर हम इसमें सर्कुलर की जगह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लें तो उसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो सर्कुलर मोशन में हम एक्सेलरेशन में हैं, तो यूनिफॉर्म का मतलब सिंपली ही हो गया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। सर्कुलर अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब यही हुआ कि हम एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। if we are traveling in uniform circular motion with that means that we are traveling with uniform acceleration। आप इसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन मत लीजिएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे होता ही नहीं है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब नहीं होता कुछ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, मतलब कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी होती है कि आप उसी स्पीड से बढ़ रहे हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब ये होगा कि आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आपकी एक्सेलरेशन उतनी ही है, तो आप वो आपकी एक्सेलरेशन बाद में मानी नहीं जाएगी। तो आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हैं। अगर आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि आप सेम एक्सेलरेट कर रहे हैं पर सेकेंड, मतलब आप सेम स्पीड गेन कर रहे हैं, आप सेम वेलोसिटी गेन कर रहे हैं एक यूनिट टाइम में, तो आप मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर आप होते तो आप सेम रेट ऑफ वेलोसिटी, मतलब आप सेम वेलोसिटी कवर, आप सेम वेलोसिटी से इंक्रीज नहीं कर रहे हैं आप पर यूनिट टाइम, मतलब आपकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, कवरिंग की, स्पीडिंग आपकी। तो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, अगर आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ट्रेवल कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में, मतलब आपकी सेम रेट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है पर यूनिट टाइम इन सर्कुलर मोशन, वो आपका आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये आपकी सिंपल सी सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात आ गई। तो अब अगर हम इसका एग्जांपल देखें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नहीं, सर्कुलर मोशन का अगर हम एग्जांपल देखें, सर्कुलर मोशन का अगर हम एक एग्जांपल देखें तो वो आपका आ जाता है मैरी गो राउंड। होता है ना जहाँ पे बच्चे अपने बैठते हैं या खड़े होते हैं, जो एक बड़ा सा पहिया होता है उसके नीचे ऐसे घुमाते हैं, वो आपका जो मैरी गो राउंड होता है, वो आपका सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल है। दूसरा, जो एथलीट जो रन करते हैं, एक जो आपका ओरिजिनल एथलीट्स का जो वो होता है रनिंग ट्रैक, वो आपका सर्कुलर ही होता है। तो जब एथलीट वो कवर कर रहे हैं, जो एथलीट रन कर रहे होते हैं, तो मतलब वो सर्कुलर मोशन में होते हैं। तो ये आपका जो ट्रैक है ये, अगर इस पे कोई अगर इस पे कोई भाग रहा है तो आप मतलब सर्कुलर मोशन में हैं। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो सर्कुलर मोशन के बारे में हैं। तो आपका जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हैं, तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपका एक फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। ये आपका आ जाता है फॉर्मूला एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से। तो आप इसे पॉज करके रोक के देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने ये यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ लिया है, तो इस चैप्टर में हमने सीबीएसई एनसीईआरटी का पूरा 8th चैप्टर मोशन का फिजिक्स में हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अब एक बात आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। जब हम एक पत्थर को अगर हम एक स्टोन से बांध के रखें और अगर हम उसे जोर से गोल गोल घुमाएं,
तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा अगर हम उसे छोड़ देंगे तो। पहले हमें पता है जब हम यूनिफॉर्म मोशन में या अगर हम सर्कुलर मोशन में होते हैं तो हम हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, हम एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं तो हम एक्सेलरेशन में होते हैं। तो इसमें जब हम पत्थर को घुमाते हैं और जब रिलीज करते हैं तो हमारी पॉइंट पॉइंट पे हमारे, अगर मान लीजिए हम एक पॉइंट ये लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं, तो हमारे हर एक मूवमेंट, हमारे एक मूवमेंट पर, हमारी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो मैं ऐसे ऐसे एक घुमा रहा हूँ, तो जब मैं तुरंत से छोड़ूंगा तो जिस पॉइंट पर आके वो रुकेगा, जिस पॉइंट से वो छूटेगा, तो उसी डायरेक्शन में जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा। टेंजिटी कहलाती है वो। तो मैं अभी आपको बताता हूं कि वो अभी क्या कहलाती है। लेकिन आप जब पत्थर फेंकते हैं तो आप जिस टाइम पे, जिस मोमेंट पे आप जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर होते हैं उससे परपेंडिकुलर आपके वो स्टोन जाता है जब आप सर्कुलर मोशन में होते हैं। जैसे कि अगर आपने यहां से फेंका तो आपका यहां से परपेंडिकुलर, अगर आपने यहां से फेंका तो आपका यहां पर जाएगा, यहां से फेंका यहां पर जाएगा, यहां पे करा तो यहां पर जाएगा, आपका परपेंडिकुलर जाएगा। तो ये आपका इससे डिसाइड होता है कि आपकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन स्टोन की क्या होगी। तो इसके साथ आपका फिजिक्स का चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि सारे फॉर्मूलाज लिखते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहला आपका फॉर्मूला आता है स्पीड का। तो स्पीड लिखते हैं, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है उसका भी लिखेंगे। फिर आपका आता है वेलोसिटी, फिर आपका आता है डिस्प्लेसमेंट, फिर आपका आता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर आपका आता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर आपका आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर आपका आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले हम स्पीड का देखते हैं। स्पीड का होता है आपका v इज इक्वल टू s अपॉन टी, वेयर s इज द डिस्टेंस एंड t इज टाइम एंड v इज स्पीड। इसका भी यही होता है फॉर्मूला s अपॉन टी, लेकिन इसमें s आपका होता है डिस्प्लेसमेंट और t होता है आपका टाइम और v होता है आपका वेलोसिटी। सॉरी, आपका एक्सेलरेशन था। एक्सेलरेशन का आपका होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आपका चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। तो आपका हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वेयर वी इज द फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी a इज इक्वल टू आपका ए हो गया, ये t हो गया आपका टाइम, u हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी का। तो आपका ये सब हो गया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका आ जाता है। मैं यहां पर लिख रहा हूं नीचे बॉटम पर।
आपका आता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। तो आपका यहां पर आता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं बताया था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। तो आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये आ जाता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/t टाइम्स ए टी स्क्वायर। आपका s आ जाता है, आप s इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट आता है, इसमें भी आपका s डिस्प्लेसमेंट ही आता है क्योंकि आपका u और v वेलोसिटी ही होती है फाइनल और इनिशियल। तो आपका आ जाता है ए टी स्क्वायर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट निकालने का u है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी, t आपका टाइम 1/2 टाइम्स एक्सेलरेशन और t स्क्वायर टाइम स्क्वायर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आ जाता है आपका v इज इक्वल टू 2πr/t, जिसमें पाई की वैल्यू आपकी आ जाती है 22/7 या 3.1428 ऐसे करके। फिर आपका r रेडियस, t टाइम, v स्पीड या वेलोसिटी। तो ये सब आपके फॉर्मूलाज हो गए आपके मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन से आपके स्टार्ट होते हैं। जो आपका सबसे पहला आपका टर्म है स्पीड, दूसरा है वेलोसिटी, तीसरा है एक्सेलरेशन। फिर आपके आ जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन से, जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से, जो आपका पहले डिराइव होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसके बाद अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, जो आपका डिस्प्लेसमेंट निकालने के फॉर्मूला से जो ट्रेपीजियम का था वो उससे आता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 टाइम्स ए टी स्क्वायर, जो आपका डिस्प्लेसमेंट निकालने के फॉर्मूला से ही आता है, लेकिन उसमें हम ट्राइंगल का फॉर्मूला अलग करके उसमें प्लस कर देते हैं रेक्टेंगल का फॉर्मूला का जो एरिया आता है, सॉरी दोनों में, तो आपका आ जाता है ये फॉर्मूला। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अभी हमने पढ़ा था कि वो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं रहती, एक्सेलरेशन में रहती है। तो उसका फॉर्मूला जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से है 2πr/t। तो आपका इसके हिसाब में मैंने आपको कल इंस्टेंटेनियस, आपको पिछली वीडियो में इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताया था। वो आपके सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से नहीं है, वो मैं आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक के बारे में बताया था। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं कि आप जानना चाहते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिएगा। कल मैंने आपको कैलकुलस के बारे में बताया था जो न्यूटन का होता है। लेकिन अगर आप इसमें ये नहीं देखना चाहते तो आप वीडियो को हटा सकते हैं, जैसे क्योंकि आपका साइंस का क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन फिजिक्स सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर फिनिश हो जाता है। और जो मैंने अभी आपको सब फॉर्मूलाज बताया था वो भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। और मैंने जो अभी तक मोशन में जितना भी बताया है वो सब आप प्लीज़ अच्छे से सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि वो आपके 9th क्लास के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और आपको काफ़ी अच्छे स्कोर लाने में हेल्प करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं पीसीएम सब्जेक्ट्स के लिए, मैथमेटिक्स की मैं वीडियोस अभी कुछ ही दिनों में डालने वाला हूं, तो आप अगर मेरी पीसीएम की वीडियोस देखते हैं तो आपके जो अभी बेस्ट रिजल्ट जितना आपका आता है उससे अगर आप उतना जितना आप ट्यूशन में देते हैं उससे अगर 10% भी देंगे तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। हर कोई कहता है, लेकिन मैं पूरे जितने सोर्सेस हो सकते हैं उन सबसे कंटेंट लेके बनाता हूं। तो आप के जो फॉर्मूलाज ये जो आए थे और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में अभी बताऊंगा, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज आपकी हमेशा काम आएगी। तो चलिए अब बात करते हैं जो मैंने अभी कैलकुलस के बारे में बताया था, जो न्यूटन ने जो मैथमेटिक्स का पूरा वो बदल दिया था देखने का और सॉल्व करने का तरीका, फिर उन्होंने अपने मेथड को कैलकुलस नाम दिया था। और फिर ये जो मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया था वो काइनेमेटिकल इक्वेशंस का बेस थी। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन से हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाली थी। उसके बाद हम इंस्टेंटेनियस स्पीड के बाद बात करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने कहा था कि जिनको वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के फॉर्मूला जानना था कैलकुलस में और काइनेमेटिक्स इक्वेशन में, तो आप वो वीडियो में बने रह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का।
तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलस में LIM h फिर एरो 0 x फिर ब्रैकेट में t प्लस h फिर ब्रैकेट क्लोज माइनस x फिर ब्रैकेट में t अपॉन h, ये आपका कैलकुलस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आ जाता है। दूसरा काइनेमेटिक इक्वेशंस के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपका आ जाता है dx अपॉन dt। मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था कि बॉय बार बार एक अलग अलग टाइम पे एक अलग अलग स्पीड पे दौड़ा, तो उसके लिए वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक स्लोप का करके था और एक ये वाला फॉर्मूला था न्यूटन का जो कैलकुलस वाला था और जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन का था। तो होप यू लाइक द वीडियो। मैंने आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है, बल्कि ये आउट ऑफ सिलेबस की चीज़ है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको इसमें से कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं। अगर मुझे बोलने में कोई मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो न्यूमेरिकल्स की वीडियो मैं आपके लिए डाल दूंगा। और तो इसी के साथ आपका चैप्टर 8 मोशन फिजिक्स का क्लास 9 यहीं पे ओवर होता है।